वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के पेपर 1 के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि बीए के 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आप बीए से आप बीएससी भी कर रही हैं जियोग्राफी से, गृह विज्ञान से, होम साइंस से, तो भी आपको सरफेस ऑर्नामेंटेशन एंड फैब्रिक पढ़ना पड़ता है। यानी गृह विज्ञान अगर आपका सब्जेक्ट है, बीए बीएससी कुछ भी आप कर रही हैं उससे, क्योंकि बीएससी से भी एक प्रकार से गृह विज्ञान बीएससी में भी आप ले सकती हैं और बीए में भी। तो बहुत सारे बच्चे बीए में ही गृह विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पर्टिकुलर एक प्रकार से बीएससी करते हैं गृह विज्ञान से, तो उनके लिए भी ये आप सिलेबस के रूप में देख सकते हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम है 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए, 26 की परीक्षाओं के लिए। तो गृह विज्ञान के पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है? गृह विज्ञान यानी होम साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र में पेपर नंबर 1 में आपको पढ़ना है सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक, यानी कि एक प्रकार से वस्त्रों का सतही अलंकरण। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसमें कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को जानने हैं उसके बारे में समझेंगे। सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस यही है, तो परेशान नहीं होना है। किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रही हैं, पढ़ रहे हैं, यही सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखेंगे वस्त्रों पर जो है यूनिट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है? वस्त्रों पर विविधता बनाने की तकनीकें जो होती हैं, यानी टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिंग वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, यानी वस्त्रों पर जो विविधता या अलग अलग प्रकार के बदलाव लाने के लिए एक प्रकार से जो तकनीक का प्रयोग हम करते हैं, टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, उन टेक्निक्स के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 1 में जानेंगे कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो कि वस्त्रों पर विविधता लाती हैं, वस्त्रों को अलग अलग रूप में दिखाती हैं। ठीक है, उन्हीं वस्त्रों को अलग अलग कैटेगरी में बना पाती हैं, तो उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अब इसमें कई चैप्टर्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहला चैप्टर होगा वस्त्र निर्माण में, खास करके बुनाई के द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है। तो बुनाई किसे कहते हैं? वस्त्रों की परिसज्जा, यानी कि एक प्रकार से जिसको आप बोलते हैं फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स, और बुनाई को बोलते हैं आप क्या? वेविंग बोलते हैं। वस्त्र निर्माण को बोलते हैं फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बुनाई यानी वेविंग क्या है? वस्त्रों की परिसज्जा, यानी वस्त्रों को जो सजाया जाता है, वस्त्रों की जो फिनिशिंग करी जाती है उसके बारे में, यानी कि फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स। इसके अलावा रंगाई किसे कहते हैं? वस्त्रों की रंगाई करके हम लोग क्या करते हैं? वस्त्रों में विविधता लाते हैं। जैसे कि लाल कलर का वस्त्र है, कोई नीला होगा, कोई पीला होगा, कोई काला होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो रंगाई, बुनाई सब कुछ करके वस्त्रों में विविधता लाई जाती है, अलग अलग वस्त्रों में। ठीक है, इसके अलावा छपाई, वस्त्रों पर कुछ छाप दिया जाता है, कुछ चित्र वगैरह, कुछ फूल पाती, इस तरीके से। फिर कढ़ाई करके भी वस्त्रों पर एक प्रकार से हम अलगाव लाते हैं। ठीक है, छपाई को रंगाई को क्या बोलते हैं? रंगाई को डेइंग बोलते हैं, छपाई को प्रिंटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, और कढ़ाई को प्रिंटिंग में बोलते हैं एम्ब्रॉयडरिंग, कि जो है एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, ये बोलते हैं कढ़ाई को। तो देखें, बुनाई के द्वारा वस्त्रों को वजा करके, यानी वस्त्रों की सजाई करके, उसको सजावटी बना करके, वस्त्रों की परिसज्जा करके, वस्त्रों को रंग करके, वस्त्रों को छाप करके, वस्त्रों पर छपाई करके, वस्त्रों पर कढ़ाई करके हम वस्त्रों में विविधता ला सकते हैं। तो ये सब टेक्निक्स हैं, वस्त्रों पर विविधता लाने की तकनीकें हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसको हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में विस्तार से। अब ये चैप्टर लगभग 4-5 वीडियो में समाप्त होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। मैं चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जल्द ही आपकी क्लास नंबर 1 और 2 ये सब होती रहेंगी। देखिए, पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? वस्त्र बुनना, यानी कि फैब्रिक वेबिंग, यानी वस्त्रों का बुनने में क्या क्या चीज़ें। देखिए, बुनने में सबसे पहला पॉइंट हमको पढ़ना है करघा। लूम किसे कहते हैं? क्योंकि लूम का प्रयोग होता है बुनाई में। इसके अलावा फिर हम जानेंगे वस्त्र की बुनाई कैसे करी जाती है। वेबिंग ऑफ फैब्रिक, यानी वस्त्रों की बुनाई करने की जो टेक्निक्स हो उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा तीसरे चैप्टर में या तीसरे पॉइंट में हम लोग बुनाई के समय की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं, मेन फीचर्स ऑफ वेबिंग, इसको समझेंगे। चैप्टर नंबर कि ये पॉइंट टू पॉइंट चूँकि टॉपिक्स हैं। फिर अगला टॉपिक आपका जो होगा, वस्त्र की बुनाई की जो शब्दावलियाँ होती हैं, तमाम प्रकार के वेबिंग ऑफ क्लॉथ जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में बुनाई की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ वेबिंग, किन तकनीक या किन प्रोसेस का प्रयोग करके कौन कौन सी प्रोसेस होती है बुनाई के दौरान। इसके अलावा बुनाई के चरण, यानी स्टेप्स ऑफ वेबिंग, कौन कौन से चरण होते हैं, किन किन स्टेप का प्रयोग करके हम लोग बुनाई करते हैं, पहले क्या करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की बुनावटें, यानी कई प्रकार की बुनाई के कई प्रकार होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब्स। इसके अलावा बुनने के लिए आवश्यक जो बातें होती हैं, इसेंशियल पॉइंट्स फॉर वेब्स, यानी कि जो कुछ प्रमुख बातें होती बुनाई करते समय जो एक बुनकर को ध्यान रखना चाहिए, यानी जो बुनाई कर रहा है उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हमको जानना है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर समाप्त होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे। सेकंड चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है?
1.2 यानी कि सेकंड चैप्टर, यानी यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वस्त्रों की परिसज्जा के बारे में, फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स, यानी वस्त्रों की परिसज्जा, वस्त्रों को सजाया कैसे जाता है। इसमें आप पहले टॉपिक में देखेंगे परिसज्जा का क्या अर्थ होता है, यानी मीनिंग ऑफ फिनिशिंग। इसके बाद में परिसज्जा का क्या उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनिशिंग। इसके अलावा परिसज्जा का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिनिशिंग समझेंगे। इसके अलावा परिसज्जा को प्रभावित करने वाले जो तमाम प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, तमाम प्रकार के कारक होते हैं, तमाम प्रकार के तत्व होते हैं, उनको समझेंगे, यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिनिशिंग। ठीक है, तो ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो कि परिसज्जा को प्रभावित करते हैं, परिसज्जा को एक प्रकार से क्या करते हैं, जो है उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 आपका समाप्त होगा। यूनिट नंबर 1 में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे चैप्टर के बारे में, 1.3, यानी कि यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे वस्त्रों की रंगाई के बारे में, डेइंग ऑफ फैब्रिक्स। वस्त्रों की रंगाई कैसे करी जाती है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वस्त्रों की रंगाई को लेकर के चीज़ों को समझेंगे। देखिए, इसमें पहला टॉपिक आपका होगा रंग प्रयोग करने का प्रक्रम क्या होता है, यानी कौन कौन से स्टेजेस ऑफ अप्लाइंग कलर। रंग का एक प्रकार से उपयोग वस्त्रों पर कैसे किया जाता है, उसके हम एक प्रकार से प्रक्रम को समझेंगे, स्टेजेस को समझेंगे, किन किन विधियों का प्रयोग करके। इसके अलावा रंगों का प्रयोग खास करके कैसे किया जाता है, यूजेस ऑफ डेइंग, किस तरीके के रंगों का प्रयोग हम करना चाहिए किस वस्त्र पर, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा रंगाई से क्या क्या लाभ होता है, यानी एडवांटेज ऑफ डेइंग, यानी एडवांटेज क्या होते हैं इसके, ठीक है, इसको समझेंगे। फिर इसके बाद में चौथे चैप्टर में हम लोग आएंगे। चौथे चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई, तो चौथे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वस्त्रों की छपाई के बारे में, यानी कि वस्त्रों पर छपाई कैसे करी जाती है, प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, वस्त्रों पर छपाई करने के भी कई तरीके होते हैं, तो ये आपका चौथा चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे छपाई किसे कहते हैं, छपाई का अर्थ, मीनिंग एंड डेफिनेशन समझेंगे प्रिंटिंग का। इसके अलावा छपाई के चरण यानी स्टेप्स ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग कितने चरणों में संपन्न होती है, किन किन चरणों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा छपाई की शैलियाँ कौन कौन सी, स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग, तो ये सब हम समझ लेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में। फिर पाँचवें चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, वस्त्रों की कढ़ाई, वस्त्रों पर कढ़ाई कैसे करी जाती है, एम्ब्रॉयडरी ऑफ फैब्रिक्स, कढ़ाई के धागे, यानी कि जो है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड जिसको बोलते हैं, कढ़ाई के धागे, कुछ मतलब धागे जो होते हैं, अगर इसमें हम सिल दें तो यहाँ पर कढ़ाई हो जाएगी, ऐसे करके धागे उसमें कोंच करके सुई से। इसके अलावा कढ़ाई हेतु आवश्यक सामग्री, मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर एम्ब्रॉयडरी, यानी कि कढ़ाई के लिए कौन कौन सी जो है चीज़ें प्रयोग करी जाती हैं, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा वस्त्रों पर नमूने को उतारना, यानी कि जो कोई पैटर्न है, कोई चित्रकारी है, उसको कैसे हम वस्त्रों पर उतारते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ट्रैकिंग ऑफ डिज़ाइन ऑन फैब्रिक, जो डिज़ाइन होती है किस तरीके से वस्त्रों पर डिज़ाइन बनाते हैं कढ़ाई के माध्यम से, उसको जानेंगे। इसके अलावा कढ़ाई कला के लिए विभिन्न चरणों को समझेंगे, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी। इसके अलावा कढ़ाई के टाँकों के बारे में जानेंगे कि कौन, मतलब जो टाँके लगते हैं कढ़ाई पर, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा विभिन्न वस्त्रों पर जो कढ़ाई करी जाती है, यानी एम्ब्रॉयडरी ऑन जो है वेरियस फैब्रिक्स, यानी अलग अलग वस्त्रों पर अलग अलग कढ़ाई करी जाती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कढ़ाई फेमस है, जैसे कसीदा हो गई, ठीक है, चिकनकारी हो गई, या ऐसे अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे। और इसके बाद में ये सब पढ़ने के बाद में कुछ हम इस यूनिट से जो परीक्षा के उपयोगी प्रश्न होंगे, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, इन चीज़ों को भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे परिसज्जा के बारे में, यानी फिनिशेस क्या होता है, फिनिशेस के बारे में चर्चा करेंगे। परिसज्जा किसे कहते हैं, देखिए परिसज्जा ये दूसरी यूनिट है, इसकी प्रस्तावना को समझेंगे पहले हम, इंट्रोडक्शन परिसज्जा के। फिर उसके बाद में परिसज्जा का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिनिशेस। अब इसमें हम समझेंगे पहले चैप्टर में, मतलब पहले टॉपिक में, कार्य के आधार पर कार्यात्मक परिसज्जा पर वर्गीकरण, यानी कार्य के आधार पर परिसज्जा को कैसे बांटते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ फंक्शनल फिनिशेस। ठीक है, इसके बाद में कार्य निष्पादन की मात्रा के आधार पर हम लोग फिनिशेस का एक प्रकार से, यानी परिसज्जा का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, यानी कि कार्य की निष्पादन कैसे होता है उसके अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे यांत्रिक और रासायनिक परिसज्जा के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल फिनिशेस, यानी कि कुछ मैकेनिकल और केमिकल रासायनिक जो एक प्रकार से प्रोडक्ट का प्रयोग करके वस्त्रों की धुलाई वगैरह की जाती है, वस्त्रों की फिनिशिंग करी जाती है, सज्जा करी जाती है, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में परीक्षा उपयोगी प्रश्न को समझेंगे कुछ, ठीक है, जो परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट नंबर 3 में रंगाई के बारे में पढ़ेंगे, डेइंग किसे कहते हैं। तो डेइंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। रंगाई,
देखिए रंगाई की अगर बात की जाए तो रंगाई जो होती है डाइंग आप जो है पिगमेंट्स। तो रंगाई के बारे में समझेंगे, रंजक और वर्णक क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि रंगने के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा रंगों की प्राप्ति के स्रोत, सोर्सेस ऑफ डेज, यानी कि रंग कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा रंगाई का वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइंग, यानी रंगाई कितने प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक रंग की रंगाई होती है नेचुरल डाइज, एक संश्लेषित रंजक होते हैं सिंथेटिक डाइज जिसको बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में अगले चैप्टर में अगले पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रंजक या रंगाई के सिद्धांत क्या हैं, थ्योरी ऑफ डाइंग। इसके अलावा रंजकों या रंगों का प्रयोग कैसे करते हैं हम, एप्लीकेशंस ऑफ डाइंग या डेज। इसके अलावा वस्त्रों की घरेलू रंगाई यानी होम डाइंग ऑफ फैब्रिक्स, वस्त्र पर रंगने की विधि यानी मेथड्स ऑफ डाइंग फैब्रिक, किस तरीके की विधियों का प्रयोग करके हम रंगते हैं। इसके अलावा प्रतिरोध रंगाई की तकनीक जैसे बंधेज क्या है, रंगाई बॉटिक क्या है, ठीक है, ये सब समझेंगे। इसके अलावा बंधेज रंगाई, टाई एंड डाई विधि क्या होती है, बाटिक रंगाई विधि क्या होती है, उसके आगे परीक्षा उपयोगी प्रश्न को समझेंगे। तो इस तरीके से रंगाई में कई चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे विस्तार से, ठीक है। इसके बाद में इकाई नंबर 4 में हम देखेंगे छपाई किसे कहते हैं, ठीक है। छपाई के बारे में समझेंगे, इसको आप प्रिंटिंग बोलते हैं। छपाई भी कई प्रकार की होती है, प्रिंटिंग। देखिए छपाई जो होती है बेसिकली, देखिए छपाई की विधियाँ कई, मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग, जैसे कि आप लोग देखते होंगे एक मैं टी शर्ट कभी कभी पहन के पढ़ाता हूँ, शुक्ला स्टडी पॉइंट पीछे लिखा रहता है, तो वो छपाई करी जाती है, ठीक है, आगे और पीछे यहाँ पर, ठीक है। तो ये छपाई होती है, तो प्रिंटिंग कराई जाती है। प्रिंटिंग कई प्रकार से करी जाती है, एक होती प्रत्यक्ष छपाई, एक होती हस्तांतरण छपाई, एक होती है अवरोधक एवं रंग खींचने वाली छपाई, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंटिंग, एक बोलते हैं ट्रांसफ़र प्रिंटिंग, एक बोलती हैं आप रेसिस्ट एंड डिस्चार्ज पेंटिंग, ठीक है। इसके अलावा एक बहुरंगा रंगाई होती है, ठीक है, बहुरंगा इंकजेट डिजिटल छपाई, ठीक है, तो ये सब भी छपाई होती है। डिजिटल प्रिंटिंग जैसे जो टी शर्ट वगैरह पर जो हम लोग लिखवाए हैं वो। इसके अलावा रंगाई और छपाई के बाद वस्त्रों का उपचार, आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिंटेड एंड डेड गुड्स, यानी जो वस्त्र रंग छपाई करने के बाद आते हैं उनको धुला कैसे जाता है, उनकी देखभाल कैसे करी जाती है, ये सब हम लोगों को जानना है। फिर परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में समझेंगे। इकाई नंबर 5 फिर आएगी। इकाई नंबर 5 में हम लोग क्या देखेंगे, इकाई नंबर 5 यूनिट नंबर 5 में पारंपरिक कढ़ाई, ट्रेडिशंस ऑफ जो है एम्ब्रॉयडरीज, यानी पारंपरिक कढ़ाई में कई सारे स्थानों पर फेमस कढ़ाइयाँ हैं, तो उनके बारे में समझेंगे। ट्रेडिशंस ऑफ एम्ब्रॉयडरीज के बारे में जानेंगे। पारंपरिक कढ़ाई में भारत में जो पारंपरिक शिल्प और है उसके बारे में जानेंगे। भारत में जो पारंपरिक शिल्प है उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या स्थिति है। मीनिंग एंड स्टेटस ऑफ ट्रेडिशन एंड क्राफ्ट इन इंडिया, तो भारत में जो एक प्रकार से पारंपरिक शिल्प है उसकी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद में विभिन्न प्रकार की पारंपरिक कढ़ाई के बारे में जानेंगे, यानी कि नोइंग अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ एम्ब्रॉयडरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि जारबोजी कढ़ाई या कश्मीर की कसीदा कढ़ाई हो गई, या पंजाब की फुलकारी कढ़ाई हो गई, बंगाल की कांथा कढ़ाई हो गई, उत्तर प्रदेश की कसूती और चिकन करी बेसिकली लखनऊ की बड़ी फेमस कढ़ाई है। इसके अलावा गुजरात की कच्छ और सिंध की कढ़ाई भी कच्छ की कढ़ाई से संबंधित है, ठीक है, सिंध का कार्य जो होता है कढ़ाई को लेकर के उसके बारे में। इसके अलावा मणिपुर की कढ़ाई देखेंगे। तो ये सब एक प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कढ़ाई फेमस हैं। यहाँ सबसे प्रश्न खूब आते हैं, पूरा विस्तार से मैं एक एक पॉइंट को समझाने का आपको प्रयास करूँगा, ठीक है, इन सभी कढ़ाई के बारे में आपको बता दूँगा, तो परेशान नहीं होंगे। क्लियर, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए मैं सोचूंगा कि जो विभिन्न प्रकार की कढ़ाई हैं इनको एक ही वीडियो में मैं एक दिन पूरा का पूरा जो पारंपरिक कढ़ाई वाला है, यानी कि जैसे कि पंजाब की फुलकारी, कश्मीर की कसीदा, इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैं 2-3-4 दिनों में 5 दिनों में मैं दे दूंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब आते हैं। लगभग आपके 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे अति लघुत्तरीय के। यहाँ से 10 क्वेश्चन के आप मान सकते हो कि 5-6 तो जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के 10-12 क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय का 1-8 प्रश्न यहाँ से। तो यानी कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक दिन में ख़त्म कर दूंगा, एक बता दूंगा, ठीक है, इस चैप्टर को जल्दी। इकाई नंबर 6 परंपरागत वस्त्र यानी कि ट्रेडिशंस टेक्सटाइल्स। देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, भारत की विभिन्न परंपरागत वस्त्र के बारे में, ट्रेडिशन ऑफ टेक्सटाइल एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंडिया। इसमें हमको भारत के विभिन्न राज्यों के परंपरागत जो वस्त्र हैं उनके बारे में जानना है, ठीक है, जैसे कि वोवन वस्त्र क्या होते हैं, वुमेन फैब्रिक्स, छपाई और रंगाई, प्रिंटेड एंड डेड, इसके बारे में समझेंगे, परीक्षा उपयोगी वस्त्रों के बारे में जानेंगे। इसके बाद में इकाई नंबर 7 में हम जल के बारे में समझेंगे, जल यानी वाटर, ठीक है, जल से चूँकि धुलाई होती वस्त्रों की, तो वस्त्र उद्योग में जल और इसका उपयोग क्या होता है,
वाटर एंड इट्स यूजेस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बड़ा फेमस, क्योंकि जल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है वस्त्र निर्माण में। जल के क्या गुण होते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, जल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ वाटर, जल के स्रोत, सोर्सेस ऑफ वाटर, जल की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ वाटर यानी जल के प्रकार, जिसमें मृदु जल, कठोर जल, ये सब होते हैं, सबके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जल की कठोरता ज्ञात करने के परीक्षण है, टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके अलावा जल की कठोरता के प्रकार, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, जलीय कठोरता को दूर करने की विधियां बहुत सारी हैं, मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, अस्थायी कठोरता दूर करने की विधियां बहुत सारी हैं, मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस जो जल में होती हैं। तो इस तरीके से और इसके बारे में परीक्षा प्रयोगी प्रश्नों को समझेंगे। तो जल से संबंधित जो वस्त्रों से रिलेटेड चीज़ें उसके बारे में जानेंगे। और इकाई नंबर 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इकाई नंबर 8 में हम लोग वस्त्रों और परिधानों की धुलाई और शुष्क धुलाई के बारे में जानेंगे। लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स, ठीक है। इसमें हम वस्त्रों और परिधानों की धुलाई और शुष्क धुलाई के बारे में जानेंगे। लॉन्ड्री एंड डेयरी क्लीनिंग एंड ड्राई क्लीनिंग एंड फैब्रिक्स ऑफ गारमेंट्स। पहले वस्त्रों के और परिधानों की धुलाई की विधि देखेंगे। मेथड्स ऑफ लॉन्ड्री एंड फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स, यानी कि किस विधि से हम प्रयोग करके इसकी धुलाई करते हैं। इसमें कई विधियाँ होती धुलाई की, जैसे कि सूती और लिनन की वस्त्रों की धुलाई कैसे करी जाती है, ये अलग धुलाई होती है। अगर सूती वस्त्र है और लिनन का वस्त्र है तो इसकी धुलाई जो होती है लॉन्ड्री ऑफ कॉटन एंड लिनन, इसकी धुलाई अलग विधि से होती है। इसके अलावा जो रेशमी वस्त्र होते हैं, जो सिल्की वाले सिल्क फैब्रिक्स होते हैं, उनकी लॉन्ड्री अलग से करी जाती है, उनकी धुलाई की विधि अलग होती है। ऊनी वस्त्रों की धुलाई अलग होती है। वुलन फैब्रिक्स की जो धुलाई होती है, लॉन्ड्रिंग होती है, अलग होती है। रियान और नायलान के जो बने वस्त्र होते हैं, नायलान और रियान ये धागे हैं, रेसे हैं, तो इनसे जो इन वस्त्रों का निर्माण होता है, उन वस्त्रों की जो धुलाई होती है वो एक प्रकार से अलग होती है। इसके अलावा लेंसों की धुलाई, ठीक है, वॉशिंग ऑफ लेंसेस, लेक्सेस, ठीक है। इसके अलावा दरी और कालीन जो होती है, इसकी धुलाई कैसे करी जाती है। मतलब कि कारपेट्स एंड रग्स, कंबल के बारे में जानेंगे। जरी, गोटे, कसीदाकारी युक्त वस्त्र जो होते हैं, उन सभी की धुलाई कैसे करी जाती है। इसके अलावा शुष्क धुलाई क्या होती है, ड्राई क्लीनिंग क्या है, इसके बारे में, यानी शुष्क धुलाई मतलब सूखे धुलाई जो होती है, सूखी धुलाई, उसके बारे में जानेंगे। चिकनाई और शोषक द्वारा धुलाई करी जाती है, मतलब कि जल बिना जल के, ठीक है, चिकना लगा करके कोई जो है वॉशिंग बाई फैट जो है अब्सोर्बेंट्स, यानी कि चिकनाई और शोषक लगा करके धुलाई करी जाती है। इसके अलावा वसा घोलक में शुष्क धुलाई, मतलब जो तैलीय पदार्थ होते हैं उनसे उनके माध्यम से हम धुलाई करते हैं। इसके अलावा धब्बों की स्वच्छता करना, जैसे पान खाए धब्बा लग गया तो उसकी भी धुलाई, धब्बा छुड़ाने की विधि, ये सब आपको यहाँ पर जाननी पड़ेगी, ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ना। इसके अलावा वस्त्र धोने का अभिमर्जक मतलब अभिकर्मक जो होता है, यानी कि रोगेंट्स ऑफ लॉन्ड्री, ठीक है, यानी वस्त्र धोने के जो जैसे निरमा हो गया, सर्फ हो गया, साबुन हो गया, तो किससे धोएंगे वो, धुलाई के नील, लॉन्ड्री ब्लूज़, ठीक है। इसके अलावा बिरंजक के बारे में समझेंगे, जो है ब्लीचर्स होते हैं उसके बारे में। ऑप्टिकल ब्राइटनर जो होता है इसके बारे में जानेंगे, ये भी धुलाई के बारे में ही है। कड़ापन लाने वाले जो पदार्थ होते हैं, यानी कि स्टिफनिंग एजेंट्स जो होते हैं, यानी जो वस्त्रों में कड़ापन लाते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा साबुन और अपमार्जक, यानी साबुन और निरमा जो होता है, सॉप्स एंड डिटर्जेंट पाउडर जो होता है, तो साबुन से कैसे धुलाई होती है और अपमार्जक से धुलाई कैसे होती है, किन विधियों का प्रयोग करके, इसको जानेंगे। इसके अलावा साबुन और अपमार्जक की सफाई क्रिया, यानी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप एंड डिटर्जेंट, पूरा समझेंगे। इसके बाद में परीक्षा प्रयोगी प्रश्नों को जानेंगे। तो कुल मिलाकर के यही इतना पढ़ना है आपको, ठीक है, परेशान होना नहीं है, क्योंकि टॉपिक मैंने ज़्यादा बता दी इसलिए आपको लग रहा होगा चैप्टर ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, चैप्टर्स बहुत कम है और बहुत ही आसान विधि से आप इन चीज़ों को जान पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हिंदी का एक प्रकार से हिंदी साहित्य का पेपर 2 का भी सिलेबस मैं दे चुका हूं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। बाकी पेपर 1 का सिलेबस आपने देख लिया, होम साइंस का पेपर 2 का भी सिलेबस मैं दिखा दूंगा, जल्द ही आपके पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। और अगर आपको को करिकुलर वाला पेपर पढ़ना है, को करिकुलर का विस्तार से जो चर्चा होगी, वो हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर। तो को करिकुलर मास्टर चैनल पर आप जाएंगे तो एक प्रकार से वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पर सिलेबस डिस्कस मैं कर चुका हूँ कि आपको जो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना है, वो आपको पूरा का पूरा बिल्कुल फ्री में हर एक चैप्टर की वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।